हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में सीटेट का 30 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उनके विवरण व केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकेश हैं एक शिक्षक जो कि भूमि भरण और उसके प्रभाव के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। तो भूमि भरण ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जैसे किसी स्पेसिफिक कोई एरिया का एक जगह होती है जहाँ पे सब लोग अपना अपना कचरा डालते हैं, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं भूमि भरण क्षेत्र। तो बहुत गंदगी रहती है वहाँ पे। तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में वो बात कर रहे थे कि जहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे सब लोग कूड़ा अपना डालते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो अपने छात्रों को बोलते हैं कि आप किसी पास के भूमि भरण क्षेत्र पे जाइए और वहाँ जो भी अध्ययन कीजिए उसका विवरण तैयार करके अपनी नोटबुक में रखिए। तो ये क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्यों है ये आपको बताना है। यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। बी है, यह विद्यार्थियों को एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। सी है, यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। डी है, यह छात्रों को समस्या की विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। तो ये किसमें मदद कर रहा है छात्रों की, ये आपको बताना है। यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। तो इस भूमि भरण क्षेत्र में कोई कारण प्रभाव जैसा कुछ नहीं है, तो ये तो नहीं है। यह विद्यार्थियों को एक क्षेत्र के भू भरण क्षेत्र को जानने में सहायक, एक क्षेत्र के नहीं, अगर बच्चे कहीं जाते हैं तो लगभग हर जिस क्षेत्र के भू भरण क्षेत्र की जो बात होती है वो सब क्या कहते हैं सेम ही रहती है। तो ये भी तो उतना कारगर नहीं है। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के आधार पर जब हम देखेंगे तो हमें इसको सही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा जो ऑप्शन है हमारा यह है कि यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। मतलब ये जो भी समस्या है उसका विश्लेषण करने में, उसका हल ढूंढने में बच्चों की सहायता करेगी। तो ये तो सबसे राइट आंसर है। अगर यहाँ पे केवल डी होता तो ये बहुत बेस्ट होता, लेकिन चूंकि क्या करना है कि हमें बच्चों को क्लास से बाहर भी ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे जाने पे वो और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो इस सेंस में अगर हम लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 यानी सी और डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने तथा राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि मतलब आप विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि पर्यावरण समस्याओं के विषय में और उनके समाधान से संबंधित कुछ मॉडल बनाइए और फिर उसको क्या कीजिए, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना है। तो यह विद्यार्थियों को किसमें संलग्न करने का एक अच्छा तरीका है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है, मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। तीसरा ऑप्शन है, मॉडल बनाने में विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। चौथा ऑप्शन है, मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्ता भंग होती है। तो आपको बताना है कि क्या होता है मॉडल निर्माण से। विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे कुछ सीख सके, कुछ क्रिएटिव कर सकें, उनमें कुछ ज्ञान आए। ये हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों से जो भी हम चीज़ें बनवाते हैं उसके पीछे। मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
मॉडल बनाने में विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। जब बच्चे एक मॉडल बनाते हैं तो वो कुछ क्रिएटिव करते हैं, वो कुछ नया सोचते हैं, वेस्ट मटेरियल से या कुछ चीज़ों को खरीद के वो उससे कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, उनमें क्रिएटिविटी आती है, सृजनशीलता का विकास होता है और वो समालोचनात्मक मतलब उनकी सोच में विकास होता है। तो ये का ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्ता भंग होती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए प्रयोग कर सकती हैं। मतलब इसमें से कौन सा है क्रियाकलाप जिसके द्वारा एक ईवीएस की शिक्षिका अपने छात्रों में प्रक्रिया कौशल विकसित कर सकती है। प्रक्रिया कौशल क्या होता है कि किसी कार्य को करने के बारे में उसकी समझ, किसी कार्य को होने के बारे में समझ विकसित करना। पहला ऑप्शन है नृत्य करना, दूसरा ऑप्शन है बागवानी करना, तीसरा ऑप्शन है वाचन करना, चौथा ऑप्शन है गायन करना। तो प्रक्रिया कौशल का विकास किससे होगा, नृत्य करने से। नृत्य से क्या होता है कि जो शारीरिक कौशल है उसकी वृद्धि होती है, वाचन करने से संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, गायन करने से भी मतलब मनोरंजन होता है आपका, और आपकी जो बोलने की जो क्षमता है उसमें विकास होता है, जो वर्ड्स हैं उनके समझ विकसित होती है। लेकिन बागवानी से क्या होता है, प्रक्रिया कौशल विकसित होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। मतलब 2 बर्तनों में कोई बीज बोया गया। अध्यापक ने राधा से कहा कि एक को तुम क्या करो, सूर्य के प्रकाश में रखो और एक को छाया में रखो। और इसके बाद राधा से कहा गया कि तुम इनमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उनका अवलोकन करो और उसका एक रिकॉर्ड बनाओ। तो ये रिकॉर्ड रखने से क्या होगा ये आपको बताना है कि उसमें राधा में क्या डेवलप होगा। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होगा, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन कौशल विकसित करने में, तीसरा ऑप्शन है संप्रत्ययों की प्रस्तुति में, चौथा ऑप्शन है समयबद्धता और अनुशासन में। तो आत्मविश्वास बढ़ाने में तो इसका कोई हाथ नहीं है। अवलोकन कौशल विकसित करने में हाँ, क्या होगा इससे कि एक छाया में बढ़ेगा और एक सूर्य के प्रकाश में बढ़ेगा। तो जो सूर्य के प्रकाश में बढ़ेगा वो बहुत तेजी से विकसित होगा और जो छाया में रहेगा वो बहुत स्लो विकसित होगा। तो इससे क्या होगा, उसमें जो अवलोकन क्षमता आएगी राधा में। तो क्या हम इस विकसित करने के पीछे क्या उद्देश्य है कि अवलोकन कौशल विकसित होगा राधा में। संप्रत्ययों की प्रस्तुति में कुछ ही प्रस्तुति करने की कोई बात नहीं, समयबद्धता अनुशासन की भी बात यहाँ नहीं हो रही। क्या होगा, उस राधा में क्या विकसित होगा, अवलोकन कौशल। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है। मतलब एक अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को पर्यावरण संरक्षक कैसे बनाए, मतलब कि बच्चे क्या करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, उनको बचा के रखने में वो सहायक हो, कैसे बना सकता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उन्हें वस्तुओं के पुनः चक्रण में लाने को कहना, दूसरा ऑप्शन है उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, तीसरा ऑप्शन है उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल करता बनाकर, चौथा ऑप्शन है उन्हें प्रकृति को हानि ना पहुंचाने के लिए कहकर। तो किससे, उन्हें वस्तुओं के पुनः चक्रण में लाने को करना, मतलब कि जो वस्तुएं रीयूज जो रिसाइकिल होता है उसके बारे में कहने से तो वो देखभाल करता, वो मतलब प्रकृति के संरक्षक नहीं बनेंगे। उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, मतलब नए नए आइडियाज खोजे, नया नया चीजें खोजे वो, तो इससे भी वो नहीं होंगे। उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल करता बनाकर, तो क्या होगा इससे, वो जब देखेंगे उसको, उसकी देखभाल करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि एक पेड़ को छोटे से बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी देखभाल की जरूरत होती है। तो वो क्या करेंगे, पर्यावरण के संरक्षक बनेंगे, उसके प्रति संवेदनशील बनेंगे, उनका भावनात्मक लगाव भी होगा पेड़ पौधों से। तो क्या इससे क्या मदद होगी कि वो पर्यावरण के संरक्षक बनने में कारगर हो। उन्हें प्रकृति को हानि ना पहुंचाने के लिए कहने वाली बातें बच्चों को
2-4 दिन बाद याद रहेंगी, फिर उसके बाद बच्चे भूल सकते हैं। लेकिन अगर किसी से इमोशनल उनका अटैचमेंट हो जाएगा, वो उसके पीछे की मेहनत को देखेंगे, तो वो ज़रूर पर्यावरण के संरक्षक बनने में उनकी मदद करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? इसमें से कौन सा उद्देश्य है जो खोज आधारित जो शिक्षण करते हैं, हम किसी चीज़ को ढूंढना, इन्वेंट करना या कुछ नए चीज़ों को डेवलप करना, तो इससे क्या विकसित होता है बच्चों में, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। बी कह रहा है विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता। तीसरा ऑप्शन है छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। डी है निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। तो खोज आधारित शिक्षण से क्या होता है कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। हाँ, बच्चे जब खोज आधारित करते हैं तो उन्हें और जानने की, जैसे कोई चीज़ उन्होंने खोजी तो वो सोचेंगे इसके आगे क्या होगा, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, तो उनमें क्या होती है, जिज्ञासा की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों में सीखने में व्यस्तता, मतलब जब खोज आधारित वो करते हैं तो सीखने में व्यस्त रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढते रहते हैं, तो ये भी सही है। छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब एक दूसरे से चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं, तो क्या होता है, उनमें सामाजिक अंतःक्रिया का भी विकास होता है। डी क्या कह रहा है, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। तो निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया का विकास नहीं होता, उनका संज्ञान में उनकी जो कॉग्निशन है उसमें भी डेवलपमेंट होता है, उसमें भी विकास होता है। और थोड़ा बहुत नहीं, जब बच्चा सीखेगा, जब कोई चीज़ ढूंढेगा, तो जाहिर सी बात है उसके मानसिक स्तर में तो वृद्धि होगी ही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण, यह शिक्षण होगा, शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? मतलब आपको बताना है कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए उनकी जो भी शिक्षण है, बच्चे जो सीख रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए अनुभव से सीखना एक महत्वपूर्ण अवसर होता है कि हम उनको क्या करें, उनके अनुभव से सिखाएं, उनको करने दें और वो अपने अनुभव से चीज़ों को सीखें। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या है जो हम अनुभव के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। ए है ज्ञानेंद्रिय अनुभव, बी है ठोस अनुभव, सी है ज्ञान वृद्धि व ग्रेड या अंकों में वृद्धि, डी है कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो ज्ञानेंद्रिय अनुभव, जाहिर सी बात है, जब बच्चे खोज में लगे रहते हैं या कोई चीज करते रहते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, खुद से कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं या कुछ करके जब सीखते हैं, तो उनकी ज्ञानेंद्रिया तो उसमें होती हैं, तो उन्हें ज्ञानेंद्रिय अनुभव भी मिलता है, ठोस अनुभव भी मिलता है, चीज़ों को वो छूते हैं, उसके बारे में करते हैं, तो उनको ठोस अनुभव भी मिलता है। ज्ञान वृद्धि व ग्रेड या अंकों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि होती है लेकिन ग्रेड और अंकों में वृद्धि से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कौशल प्रक्रिया में सुधार, जाहिर सी बात है कि क्या करते हैं, करते हैं, जब इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में, तो उनके में प्रक्रिया कौशल में भी सुधार होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, मतलब सचिन कोई विद्यार्थी है जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, तो उसकी जो अध्यापिका है मिस खुराना उसकी सहायता करती हैं, तो इसके लिए उनको क्लास में कैसा माहौल बना के रखना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। दूसरा ऑप्शन है उसके क्षेत्रीय भाषा या बोली को हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें। चौथा ऑप्शन है उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती हैं कि उसके पास कमी है।
तो क्या कह रहा है कि उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखें, मतलब जिस भी सामाजिक परिवेश से वो आता है, जिसकी जो भी संस्कृति है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये तो सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है उसके क्षेत्रीय भाषा या बोली को हतोत्साहित नहीं, हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चा जो भी कुछ सीख के आता है, जो भी बोली, जो भी भाषा वो सीख के आता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। हमें उसी के आधार से, जो वो जानता है उसी के आधार पे हमें अपने आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी चाहिए। कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें, मतलब बच्चे को अलग नहीं करना है, बच्चों को एक साथ सिखाना है। तो क्योंकि बच्चे जो ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करके ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं बजाय कि अकेले। उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती हैं कि उसके पास कमी है। बच्चे हैं, बच्चों में आप ये नहीं सोच सकते कि उनमें सब कुछ होगा एक साथ में। बच्चे किस भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जैसे भी आपको उन्हें सम्मान देना है। उनके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो भाषा के आधार पे या बोली के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, कुछ भी वो जो लेके आते हैं बच्चे स्कूल में, वो आपके लिए क्या है, एक पूंजी की तरह है। उसी के आधार पे आपको आगे का जो भी आपके टीचिंग मेथड्स हैं उनको करना चाहिए। बच्चे जिस भी तरह से सीख सकते हैं, कितना वो जानते हैं, क्या नहीं जानते, ये आपको जान के उनको और सिखाना चाहिए। ना कि उनको मतलब ऐसी आदतों की आप ये मत सोचिए कि ये गंदी आदत है, ये बुरी आदत है। बच्चे हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, वो अडॉप्ट हो जाएंगे। लेकिन आप जोर मत दीजिए किसी चीज़ पे। हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चे की सामाजिक संस्कृति, उसके परिवेश, उसकी जो भी स्थिति है उसका हम सबसे पहले सम्मान करें। क्योंकि हर संस्कृति, हर समाज अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस लिए रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? मतलब इसमें से कौन सा है तरीका जिससे ईवीएस की जो कक्षा है उसमें शिक्षा को हम प्रभावशाली बना सकते हैं? पहला ऑप्शन है विद्यालय का बगीचा, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण तकनीकी, तीसरा ऑप्शन है सूचना व संप्रेषण तकनीकी, डी है विद्युत उपकरण व टेलीविजन। तो इसमें से कौन सा है जिसके द्वारा हम समृद्ध कर सकते हैं? विद्यालय का बगीचा, हाँ, इससे हम बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित कर सकते हैं, ये भी सही है। संप्रेषण तकनीकी मतलब बोलचाल के, मतलब बोल के हम बच्चों को कुछ चीज बताएं, तो ये उतनी कारगर नहीं होती। ईवीएस की क्लास में सबसे ज़्यादा ये होता है कि बच्चों को हम कहीं बाहर ले जाएं, उन्हें बाहर की चीज़ें दिखाएं, अवलोकन कराएं और उन्हें कुछ करके देखने दें। सूचना व संप्रेषण तकनीकी मतलब कि जो सोशल मीडिया है आजकल की, तो वो तो कारगर होती है। विद्युत उपकरण व टेलीविज़न, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें ज़्यादातर विद्युत उपकरणों से हमें दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों व सामाजिक विशेषताओं व गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का प्रयोग करें? मतलब एक श्रीमती मेहरा एक टीचर है, वो क्या चाहती है कि उनके बच्चों के जो आपस के जो संबंध है उसमें क्या हो, उनके संबंधों में विकास हो, उनकी जो सामाजिक विशेषताएं हैं, जो सामाजिक गुण हैं, उनमें विकास हो। तो वे किस आकलन पद्धति का प्रयोग करें जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? ए है लिखित प्रश्न उत्तर, बी है चर्चा द्वारा, सी है सामूहिक क्रियाकलाप, डी है मौखिक प्रश्न उत्तर। तो लिखित प्रश्न उत्तर से वो बच्चों में सामाजिकता का गुण नहीं ला सकते। देखिए, परस्पर संबंध और सामाजिक गुण ये सब क्या है, एक दूसरे से, जब बच्चे एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई क्रिया करेंगे, तभी उनमें जो संबंध होगा, जो भी उनका रिलेशनशिप होगा वो अच्छा बनेगा, तभी वो कुछ सामाजिक गुण सीख पाएंगे।
चर्चा द्वारा, हाँ चर्चा द्वारा कर सकते हैं कि बच्चे आपस में एक दूसरे के संस्कृतियों के बारे में, एक दूसरे के त्योहारों के बारे में चर्चा करें, एक दूसरे की दैनिक दिनचर्या के बारे में चर्चा करें, तो इससे उनका संबंध जो होगा वो अच्छा बनेगा। सामूहिक क्रियाकलाप, इससे भी ये भी बहुत अच्छा है कि बच्चे क्या करें, समूह में कुछ कार्य करें, उनको समूह में ग्रुप में कुछ एक्टिविटी आप करने के लिए दीजिए, तो इससे भी उनकी जो सामाजिकता है वो गुण विकसित होगा, उनका जो सामाजिक संबंध है वो अच्छा बनेगा। मौखिक प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर भी जो सोशल रिलेशनशिप है उसको सुधारने में कोई मदद नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि, मतलब कोई टीचर है श्रीमान मेहरा है, वो क्या करते हैं कि अपनी क्लास में हमेशा भारत का मानचित्र रखते हैं। क्यों रखते हैं ये आपको बताना है। मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। चौथा ऑप्शन है छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा अच्छा है, सही है, मतलब कि क्यों जो श्रीमान मेहरा है वो हमेशा अपने साथ मानचित्र रखते हैं। मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि सिर्फ जो विद्यार्थी जो चीज़ें पसंद करते हैं हम उन्हीं को हमेशा लेके चलेंगे, या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी तरह से बनी होती हैं। विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होंगे, तो अगेन वही है, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति के बारे में समझाने में सहायक होता है। हाँ ये सही है कि मानचित्र से क्या होता है कि बच्चे स्थान और स्थिति के बारे में समझ पाते हैं कि कौन सा स्थान किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे स्थित है। ये सब हम बच्चों को मानचित्र के द्वारा बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं, ये भी कुछ नहीं है। तो क्या होता है, मानचित्र से क्या होता है कि हम बच्चों को आसानी से दिशाओं का ज्ञान करा सकते हैं, स्थान का ज्ञान करा सकते हैं कि कौन सा देश का कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सी कैपिटल किसकी कहाँ पे है, ये हम अच्छे से उनको दिशाओं के साथ सब कुछ अच्छे से बता सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं। मतलब एक अर्जुन जो है वो एक टीचर है, वो क्या करते हैं कि जब उनके विद्यार्थी खेल के मैदान से लौटने लगते हैं तो वो जब बच्चे आते हैं क्लास में तो वो उनके द्वारा पूछते हैं बच्चों से कि उन्होंने क्या रास्ते में देखा, कैसा था, ये सब उनसे पूछते हैं। इसके द्वारा वो बच्चों में कौन सा कौशल विकसित कर रहे हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल, दूसरा ऑप्शन है चिंतन कौशल, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन कौशल, चौथा है संवेगात्मक कौशल। तो क्या है, श्रवण कौशल, सुनने का कौशल नहीं, क्योंकि क्या देखा की बात हो रही है कि बच्चे क्या देख रहे हैं ये। चिंतन कौशल भी इससे विकसित नहीं होगा। अवलोकन कौशल, हाँ क्या होगा, क्या देखा तो बच्चे अवलोकन करेंगे। जैसे आप किसी से एक बार पूछ लीजिए कि तुम तो आप रास्ते में आ रहे थे तो आपको वहाँ पे क्या दिखा, तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, बच्चा और अटेंटिव होकर उस चीज़ को देखते हुए आएगा, हर एक चीज़ को बारीकी से देखेगा। तो क्या होगा, उसमें अवलोकन कौशल का विकास होगा। संवेगात्मक कौशल का भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। मतलब प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को इसमें से किस विधि के द्वारा नहीं अच्छे से पढ़ा सकते। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, चौथा ऑप्शन है लघु चलचित्र देखना। तो प्राथमिक स्तर पर मतलब
एक क्लास 1 से 5 तक की बात हो रही है। तो क्या है, विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, ये अच्छा है कि बच्चे क्या करेंगे, अवलोकन से और चीज़ों को देख पाएंगे। जब आप उन्हें बाहर ले जाएंगे, क्लास से बाहर ले जाएंगे, तो वहाँ पे क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें खुली जगहें ज़्यादा पसंद होती हैं अपेक्षाकृत की एक बंद कमरे के। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष हो गया, जो सिर्फ तथ्य देने से या कुछ आप जानकारी उनको दे दीजिए, कुछ परिभाषाएं रटा दीजिए, तो ये उन बच्चों को कम पसंद आता है। मतलब इससे बच्चे इतना आसानी से, जितने अच्छी तरीके से वो अवलोकन करके या कहीं बाहर से या कोई एक्टिविटी करके जिसमें वो बच्चा भी क्या हो, इक्वल इन्वॉल्व हो, इसमें क्या होगा, टीचर एक्टिव रहेगा लेकिन बच्चा जो है बैठ के सिर्फ उन तथ्यों को सुनेगा, तो ये इतना कारगर नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण से ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। लघु चलचित्र देखना, ये भी बहुत अच्छा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो नहीं है वही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब जो नहीं करना चाहिए वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं। वे योजना बनाती हैं, मतलब एक टीचर है मनीषा, वो अपनी जो क्लास है उसका जो वातावरण है उसको अच्छा बनाना चाहती हैं। तो वे इसमें से किसकी योजना बनाती हैं? पहला ऑप्शन है हमारा सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना। तीसरा ऑप्शन है उनके द्वारा दी गई सामग्री याद करना। चौथा ऑप्शन है आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। तो सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, मतलब कि क्लास जो सैटरडे संडेज में आप क्या कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, तो इससे कक्षा का माहौल अच्छा नहीं बनेगा। विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, मतलब प्रिंटेड नोट्स आप उनको प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये भी इतना खास नहीं है। उनके द्वारा दी गई सामग्री याद करना, मतलब हम बच्चे को रोट लर्निंग को हमें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है, तो रोट लर्निंग से हमें दूर जाना है, तो ये भी नहीं सही है। आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, हाँ ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, बच्चे समूह में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, या जिस क्षेत्र का वो सर्वे करेंगे वहाँ के लोगों से अनुभव प्राप्त करेंगे, तो ये सबसे राइट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है। मतलब आपको बताना है कि पर्यावरण किस शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक रचनावादी, दूसरा ऑप्शन है साहचर्यवादी, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी, चौथा ऑप्शन है अवलोकन जन्य अधिगम। तो पर्यावरण अध्ययन किस उपागम पर आधारित है, सामाजिक रचनावादी, मतलब कि बच्चे क्या करें, समाज से सीखें, कुछ क्रिएटिव करें, ये है पर्यावरण अध्ययन का उपागम। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।